हेलो बच्चों, गुरुकुल के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। इससे निकालना है आवेश के अनंत समतल चादर के ऊपर हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आप एक फिगर देख रहे होंगे, इस फिगर को हम समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसका डेरिवेशन करते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। ये जो चादर हमने यहाँ बना के रखा है, ये चादर एक अचालक पदार्थ है, अचालक प्लेट है, जिसके एक तरफ ये चादर एक अचालक हमारा प्लेट है, जिसके एक तरफ आवेश समान रूप से वितरित हुआ है। इधर देखिए प्लस प्लस करके लिखा गया है। ये हमारा क्या है, समान रूप से क्या हुआ है, एक तरफ हमारे आवेश वितरित हुए हैं। और इसी में से एक गॉसीय पृष्ठ जो इसके आर पार निकाला गया है, ये हम इसकी कल्पना करेंगे। इसमें गॉसीय पृष्ठ जो है आर पार निकला हुआ है। और हमें क्या करते हैं, इस प्लेट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। यहाँ देखिएगा ये गॉसीय पृष्ठ का जो दोनों तरफ जो तल दिया गया है, ये और ये आपका क्या है, इसका क्षेत्रफल जो माना गया है वो कैपिटल ए माना गया है। और गॉसीय पृष्ठ के अंदर का जो घनत्व है इसका, वो सिग्मा माना गया है। तो और इस पर तीन बिंदु हमने देखा है। एक बिंदु हमने P1 लिया है, दूसरा P2 है, तीसरा P3 है। तीन जगहों पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल कर फिर हम पूरे गॉसीय पृष्ठ का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट किया जाए। यह आवेश की अनंत समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, यानी माना निर्वात में स्थित जो है अनंत विस्तार वाली एक समान धनावेशित समतल चादर पर पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ये हमारा जो अनंत लंबाई की एक क्या है, अनंत विस्तार वाली क्या है, एक चादर है जिस पर समान रूप से हमारे धनावेशित आवेश वितरित हुए हैं। और इस चादर का जो घनत्व है, आवेश घनत्व जो माना गया है, वो क्या माना गया है, सिग्मा। क्या करना है, चादर से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करना है। इस चादर से इस स्मॉल आर दूरी पर हम क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे। तो आगे लिखिएगा, समतल सिरे P1 के प्रत्येक बिंदु पर ई का परिमाण समान तथा दिशा विपरीत, दिशा जो है अविलंबित बाहर की ओर है। यहाँ देखेंगे मैंने P1 और P2 लिया है। P1 पर देखिएगा, P1 पर इसका जो क्षेत्रफल है वो बाहर की तरफ यहाँ है। क्षेत्रफल के बाहर की तरफ देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ माना गया है। P2 पे चलेंगे तो P2 पे देखिए बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 यहाँ पर है। और एक मैंने इसके गॉसिय पृष्ठ पर ऊपर मैंने लिया है। यहाँ पर देखिएगा इसका जो तल है, तल का जो तल की दिशा जो है ऊपर की तरफ है। और इधर देखिएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर है। हमें क्या, तीन बिंदुओं पर हम लोग क्या करेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो क्या है, कह रहा परिमाण समान है और दिशा अभिलंबवत है। परिमाण हमारा ये समान है सात तरफ और दिशा जो है एक दूसरे के अभिलंबवत है। कह रहा अतः P1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हमें इस बिंदु की बात कर रहे हैं कि P1 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो पहले P1 पे हम लोग क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। तो यहाँ का जो वैद्युत फ्लक्स होगा फाई E1, यहाँ पे E1 माना है मैंने, तो यहाँ हो जाएगा फाई E1। तो फाई E1 इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ए, यानी क्षेत्रफल है इसका, ई डी इंटू डी ए, यानी ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, डी ए जो है यहाँ का क्षेत्रफल है। हमें पूरा क्षेत्रफल कैपिटल ए माना गया है। वैसे फिर यहाँ इस बिंदु का क्षेत्रफल यहाँ मैंने माना है वो ए डी ए वेक्टर है। अब क्या होता है, ये कोण देखें, अगर इन दोनों के बीच क्षेत्रफल और वैद्युत क्षेत्र के दोनों के बीच अगर हम कोण को देखें तो कोण क्या हो जाएगा, इस जगह पर दोनों के बीच 0 अंश है, क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे के समांतर हो जा रहे हैं। जिस तरफ इसके क्षेत्रफल की दिशा है उधर इसकी भी दिशा है। इसीलिए अगर हम बात करें तो लिखेंगे इंटीग्रेशन ए, लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से इंटीग्रेशन ए तो हो जाएगा ई वेक्टर डी ए वेक्टर कॉस 0 अंश। यहाँ का 0 अंश आएगा, आप जान रहे हैं कि समांतर है दोनों। अच्छा, उसके बाद क्या करते हैं, हम फाई E1 निकालते हैं।
तो आप जानते हैं cos 0 अंश की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, इसीलिए e को हम बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा e इंटीग्रेशन a, तो यहाँ जाएगा d a वेक्टर। इस जगह पर देखिएगा हमें क्षेत्रफल a निकालना है, इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा फाई e1 इक्वल हो जाएगा इस जगह पर e a। इसका मतलब हमारे इस P1 पर इस बिंदु पर हमारा जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो क्या आ जाएगा EA आ जाएगा। इसी प्रकार अगर हम P2 की बात करें, इस जगह की बात करें, तो इस जगह पर भी सेम इसी प्रकार आएगा, क्योंकि जिस प्रकार से इस जगह पर हमारा बाहरी तरफ DA और E1 जा रहा है, सेम उसी तरीके से इस जगह पर भी हमारा सेम वही आएगा। तो आगे यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार P2 पर, इसी प्रकार P2 पे क्या हो जाएगा हमारा, ये यहाँ फाई E2, क्योंकि फाई E1 की वैल्यू इतनी आई है तो सेम यही इस पर भी हो जाएगा, तो फाई E2 इक्वल हो जाएगा EA, यहाँ भी हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद अगर हम इस जगह पे जाएं तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आप समझ लीजिए, अगर हम P3 पर जाते हैं, P3 की बात करें तो P3 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो लिखेंगे फाई E3 इक्वल, इस जगह पर अगर हम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इस जगह पे वैद्युत क्षेत्र और इसके तल के दोनों के बीच जो गैप है कोण का वो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री का अगर यहाँ वैल्यू इसी के अनुसार रखा जाए तो लिखेंगे इंटीग्रेशन a e dA, और सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे क्या cos 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है 0, इसीलिए क्या हो जाएगा फाई E3 इक्वल 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा इस जगह पर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 0। तो जाहिर सी बात है कि P3 पर हमारा कोई वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा। तो आगे देखते हैं, अगर हम निकालें पूरे गॉसिय पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाला जाए तो क्षेत्रफल कह रहे हैं सॉरी, यहाँ पे अगर निकाला जाए वैद्युत फ्लक्स तो क्या हो जाएगा हमारा फाई E इक्वल फाई E1 प्लस फाई E2 प्लस फाई E3। तो सॉल्व किया जाए तो फाई E1 की वैल्यू आप जानते हैं क्या है, ये है, तो यहाँ पे रख सकते हैं क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, और E2 का भी क्या है हमारा, E2 का भाई ये है तो ये यहाँ रखेंगे, और प्लस इसका क्या हो जाएगा 0, तो हो जाएगा 2EA फाई EA, यहाँ से इसको मान लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। उसके बाद अब हम ये देखते हैं गॉसिय पृष्ठ को। गॉसिय पृष्ठ की अगर बात करते हैं तो गॉसिय पृष्ठ के अंदर का क्षेत्रफल होगा वो क्या हो जाएगा, लिखेंगे गॉसिय पृष्ठ के अंदर का क्षेत्रफल इक्वल क्या हो जाएगा A। तो अगर इस जगह पर हम वैल्यू को निकालें तो वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी Q इक्वल सिग्मा A। कारण है सिग्मा A क्योंकि यहाँ पर आवेश की बात करें गॉसिय पृष्ठ के अंदर, तो जितना इस गॉसिय पृष्ठ के अंदर क्षेत्रफल होगा उतना ही उसके अंदर उसे घनत्व पे डिपेंड करेगा, आवेश कितना घनत्व उसका है, क्या हो जाएगा Q इक्वल सिग्मा A। तो गॉस के परिमेय से देखेंगे, गॉस के परिमेय से, तो गॉस के परिमेय के अनुसार Q बराबर आपका क्या होता है फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0, तो हो जाएगा फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन 0। तो Q एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर गॉसिय पृष्ठ वाले को 2 मान लेंगे, तो समीकरण 1 व 2 से तो लिखेंगे समीकरण थर्ड मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 से क्या करते हैं Q की वैल्यू देखिए समीकरण 1 से यहाँ रख लेते हैं, और समीकरण 2 से इसकी वैल्यू इस जगह पे रख लेते हैं। तो सॉल्व किया जाए तो क्या हो जाएगा हमारा फाई इक्वल Q बाई एप्सिलॉन 0। तो वैल्यू रखेंगे Q की, यहाँ देखिएगा क्या हो जाएगा 2EA, इसका हो जाएगा 2EA इक्वल इस जगह पे क्या हो जाएगा सिग्मा A बाई एप्सिलॉन 0।
अगर सॉल्व करते हैं इसको तो सॉल्व करने पे देखिएगा, यहाँ देखिए ए है और इस जगह पे है, तो ए से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद क्या करना हो जाएगा हमारा 2e इक्वल, यहाँ हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। यहाँ से 2 क्या करेंगे, इस साइड हम पक्षांतर करवा देंगे, तो बन जाएगा हमारा e इक्वल सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। ये हमारा फार्मूला सिद्ध हो जाता है। तो अब देखिएगा इस जगह पे ध्यान देंगे, फिर से आप देख लीजिएगा, यहाँ पर अब लंबवत होने के कारण, एक दूसरे के लंबवत होने के कारण आपके यहाँ पे जो मैंने लिखा है फाई E3, इस पर आपका कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि cos 90 अंश का मान क्या होता है 0, ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर देखिए दोनों जगह P1 और P2 पर एक दूसरे के समांतर है, इसीलिए इस जगह पर हमारा क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स मिलेगा। तो यहाँ पर E1 पर ये मिला था और E2 पर भी ये मिला था, इसे सबको ऐड करने पर क्या आएगा, 2E आ गया। और यहाँ से आप गॉसियन पृष्ठ के अंदर का क्षेत्र की यहाँ पर वैद्युत उसका देखा क्षेत्रफल क्या हो जाता है, A हो जाता है। तो इसका अगर हम निकालें पर इसके अंदर कितना आवेश होगा, तो Q बराबर सिग्मा ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसके क्षेत्रफल और घनत्व पे डिपेंड करेगा। तो हम फिर क्या गॉस के परिमेय फाई बराबर Q बाई एप्सिलॉन 0 पे क्या करते हैं, ये वैल्यू दोनों फाई का और Q का ट्रांसफर करवा देते हैं। तो यहाँ से A से कैंसिल हो जाता है, तो हमारा 2e बचता है, अब सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, तो E को 2 को पक्षांतर करवा देंगे, तो E बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0। तो ये हमारा क्या होता है, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाता है। और इसके बाद इस और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप गोलीय कोष पर भी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।